बीए पार्ट 3 के हिस्ट्री ऑनर्स के जो भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। जैसे आप पिछले हिस्ट्री ऑनर्स के 5वें पेपर के रूप में अध्ययन किए हुए थे, उस अध्ययन में आप लोगों ने देखा था कि 2 अध्याय तक हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है और आज हम तीसरे अध्याय को हम सीरीज के रूप में रखे हुए हैं, चौथे सीरीज में रखे हुए हैं, जिसपे हम बातें करेंगे यहाँ 18वीं सदी के मध्य में भारत निरंतरता और परिवर्तन की जो शक्तियां हैं कि 18वीं सदी में भारत जो है यहाँ 18वीं सदी के मध्य में जो भारत की स्थिति रही है, इस भारत की स्थिति में निरंतर रूप से जो परिवर्तन होता रहा है शक्तियां, इस शक्ति के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जिसमें आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि मराठा साम्राज्य के बारे में, उसके ठीक पहले आप लोगों ने देखा था, जो प्रथम अध्याय में आप लोगों ने यहाँ देखा था, उस अध्याय में क्या था कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण की स्थिति वहां चर्चा किया गया था। लेकिन आज हम देखेंगे यहाँ कि 18वीं सदी में जो यहाँ परिस्थितियां इस तरह से बदलती गई है कि क्या रही है मुगल साम्राज्य की पतन का वास्तविक वजह, कैसे मुगल साम्राज्य पतन हुआ और किस तरह की शक्तियां यहाँ परिवर्तित होते हुए हम लोगों के बीच एक इतिहास का कारण बनी। तो इस पे हम अलग अलग ढंग से विचार करेंगे, अलग अलग ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित रूप से कर लें, ताकि मेरा हर तरह का वीडियो जो अपलोड होते रहेगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा और आप आसानी से मेरे आने वाले अगले वीडियो जो अगला सीरीज होगा उस सीरीज को आप घर बैठे आसानी से देख सकते हैं और आप उस पर समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य में औरंगजेब का चर्चा हम लोगों ने उसमें किया हुआ था, तो औरंगजेब के रूप में हम यहाँ पाएंगे कि औरंगजेब के शासन काल में ही यह मुगल साम्राज्य था, वो बहुत ही विशाल स्थिति में था। औरंगजेब जब शासन व्यवस्था में था, मुगल वंश के शासक के रूप में था, तो उस समय तक जो मुगल वंश था वह विशाल तरह से कहा जा सकता है कि भारत का एक विशालतम साम्राज्य के रूप में जाना जा सकता है। और इस विशालतम साम्राज्य में यहाँ एक ऐसा भी समय था कि जब विशाल मुगल साम्राज्य की समकालीन विश्व में, ऐसे हम तुलना करें विश्व के किसी भी देश के बारे में अगर तुलना करते हैं तो अपने विस्तृत प्रदेश के रूप में विशाल सेना के संदर्भ में यह सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं यह चकाचौंध कर देने वाली एक दशा थी। हमारे भारत के मुगल साम्राज्य की दशा जो थी यह पूरे विश्व में सबको एक तरह से रास्ता दिखाने का कारगर माध्यम हो सकता था। फिर आप यहाँ पाएंगे कि वही मुगल साम्राज्य जो था, जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही वह धीरे धीरे अवनति के तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाता है। अवनति अर्थात वह धीरे धीरे पतन के तरफ जाने लगता है और इस तरह से औरंगजेब के बाद अनेक मुगल साम्राज्य के सम्राट भी हुए। और ऐसे सम्राट के रूप में हम देखेंगे कि दिल्ली पर के सिंहासन पर बैठने का वे भरसक प्रयास किए, लेकिन मुगल साम्राज्य को अनेक संकटों से जूझते हुए नजर आते हुए हम लोगों ने यहाँ पाया। और खासकर यह देखने के लिए मिलेगा कि स्वार्थी और महत्वाकांक्षी रूप से जो स्वार्थ की भावनाएं थी मुगल साम्राज्य में, उसके बाद की जो स्वार्थ की भावनाएं आ गई, इसके बाद महत्वाकांक्षा की जो भावना थी या प्रांतीय शासक छोटे छोटे जो राजा थे हमारे भारतवर्ष के, वो अति महत्वाकांक्षी जब होने लगे तो उनके अति महत्वाकांक्षा के कारण हम देख सकते हैं कि यह साम्राज्य जो था धीरे धीरे नष्ट होते हुए नजर आया। और आप अलीवर्दी खां की बात समझेंगे। अलीवर्दी खां जैसे एक राजा थे, बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब। और शहादत अली खां का नाम आप देखेंगे कि शहादत खां ने स्वयं अपने आप को, उन लोगों ने क्या किया कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का ही प्रयास कर लिया। और तो और यहाँ पे अगर देखेंगे रुहेल अफगान की बात समझेंगे तो रुहेल अफगान में आपको मिलेगा कि रुहेलखंड ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर रखी थी। और इसके बाद सिख में आप देखेंगे, सिखों ने पंजाब में भी क्या किया कि पंजाब और मराठे लोग थे वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अपनी शक्ति महाराष्ट्र के अलावा भी पूरे तरह से आप कहेंगे मराठे जो थे पूरे संपूर्ण उत्तर भारत में प्रभावशाली बनते हुए नजर आ रहे थे। और तो मुगल साम्राज्य की परिस्थितियां पतोन्मुख होना स्वाभाविक यहाँ लगता है। इसके बाद आप पाएंगे
कि उत्तर पश्चिम की स्थिति के बारे में, तो उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा कि अगर उत्तर पश्चिम की ओर से यहाँ विदेशी आक्रमणकारी जो थे वैसे सम्राट यहाँ भारत के जो मुगल साम्राज्य थे इस साम्राज्य को शक्तिहीन करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसी बीच में और भी अनेक शक्तियां जो थी, जो विदेशी शक्तियों के रूप में हम कह सकते हैं कि वैसी विदेशी शक्तियां जो यहाँ आकर भारत में व्यापार करने पर लग गई, और व्यापार करते हुए ऐसी विदेशी शक्तियां जो थी, कुछ ऐसी शक्तियां थी कि कुछ ऐसे विशेष मौका पा ली और विशेष मौका पाकर यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना ही शुरू कर दिया। इसके बाद 18वीं सदी में आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि इंग्लैंड के अधीन हम लोग जब हो गए तो इंग्लैंड भी एक विदेशी शक्ति का ही परिणाम था कि वे हमारे राजनीतिक शक्तियों में, राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए और हमारे भारत के वे भाग्य विधाता बन बैठे। मुगल साम्राज्य वहां समाप्त प्राय हो चुका था। औरंगजेब के शासनकाल की बात आप देखें कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य जो था अपने, जैसे मैंने अभी चर्चा किया था कि उन्नति के अग्रसर वे राहों पे चल रहा था और एक शिखर पे भी पहुंच चुका था। फिर भी साम्राज्य की जो एकता थी और स्थिरता थी, वह एकता और स्थिरता की बात करेंगे औरंगजेब के लंबे समय एवं कठोर शासन के दौरान यह एक तरह से डगमगाते हुए नजर आया। और 1707 ईस्वी में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इस डेट को आप निश्चित याद रखेंगे क्योंकि अक्सर कंपटीशन का यह प्रश्न होता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ, तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाने के उपरांत आपको यह ज्ञात होगा कि जैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के बाद शासन व्यवस्था का पतन होना और स्वाभाविक बन जाता है। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्र हुआ करते थे, तीनों पुत्रों में गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया और तीनों पुत्र जब आपसी संघर्ष करने लगे, आपसी कलह की भावना आ गई, तो यहाँ आपसी कलह के रूप में इस संघर्ष में जो बहादुर शाह थे वह सफलता पाए और बाकी जो 2 पुत्र थे वह सफल नहीं हुए। तो बहादुर शाह क्या हुए कि बहादुर शाह जब सफलता पाए तो उन्होंने समझौता और मेल मिलाप करते हुए अपना एक मेल मिलाप की नीति को अपनाया और इस मेल मिलाप की नीति से उन्होंने औरंगजेब की जो संकीर्णतावादी विचारधारा थी, संकीर्णतावादी नीतियां थी, जैसे आपको आगे इसमें और भी बहुत बातें जानकारी मिलेगी औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब जो थे उनकी संकीर्णतावादी विचारधारा के कारण ही हम गुलाम भी हुए। एक कारण के रूप में हम देखते हैं कि गुलामी के कारण के रूप में, तो इसमें हम बातें करेंगे कि उनकी जो संकीर्णतावादी नीति थी या उस नीति को यहाँ पे और बहादुर शाह ने क्या किया कि उस नीति से थोड़ा सा हट के कुछ विशेष कार्य करना शुरू किया, संकीर्णतावादी नीति को हटाने का काम किया। इसके बाद उसने हिंदू सरदारों और जो हिंदू राजा थे, हिंदू राजा और हिंदू सरदारों के बीच में अधिक सहिष्णुता की नीति अपनाने का कार्य किया, अर्थात वह एक कुशल शासक के रूप में कहा जा सकता है। शाहजहां जो थे, यहाँ शाहजहां बिल्कुल एक शाहजहां नहीं, यहाँ बहादुर शाह की बात हम कर रहे हैं कि बहादुर शाह जो राजा थे वह एक कुशल सम्राट के रूप में कहे जा सकते हैं। और खासकर यहाँ देखेंगे कि वह ऐसे असहिष्णुता की जो स्थिति थी, ऐसे नीति को उन्होंने अपनाया और 1712 ईस्वी में यहाँ बहादुर शाह की भी जब मौत हो जाती है तो समझिए कि भारत की स्थिति और डवाडोल होने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि औरंगजेब की नीति का जो गलत परिणाम था या गलत प्रादुर्भाव था, उस प्रादुर्भाव को इन्होंने समाप्त करने का भरसक प्रयास किया, हिंदू राजाओं को एकजुट करने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन जैसे 1712 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है तो मुगल साम्राज्य को एक बार पुनः यह गृह युद्ध में फंसते हुए नजर आ रहा है कि मुगल साम्राज्य फिर से गृह युद्ध में फंस जाता है। और बहादुर शाह के निधन जैसे ही होता है तो निधन के बाद मुगल राजनीतिक एवं उत्तराधिकार की बात आती है। तो इस उत्तराधिकार में आप देखेंगे कि यहाँ उत्तराधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों में एक नवीन तरह की एक नए तत्व यहाँ प्रवेश होता है। और वह नया तत्व क्या होता है कि अभी तक सत्ता के लिए संघर्ष केवल शाही राजकुमारों के बीच में हुआ करता था, यह सत्ता का संघर्ष शाही राजकुमारों से हटके अब कुछ दूसरे जगह पे जाने लगता है। क्योंकि यहाँ पे आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि बहादुर शाह के जो अयोग्य पुत्र थे जहादार शाह, यहाँ वे गद्दी हथियाने के लिए ऐसे बातें आ रही है कि शाही राजकुमारों के साथ वे गद्दी हथियाने के लिए दूसरे लोग यहाँ आ जाते हैं। सामंत जुल्फिकार, यहाँ जुल्फिकार खां की बात आती है की सहायता से एक गृह युद्ध में सफलता होता है। और बहादुर शाह के जो अयोग्य पुत्र, जैसे मैंने अभी जहांगीर शाह का नाम बताया, वह शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां की सहायता से अपने कार्यों में क्या हो जाते हैं कि सफल हो जाते हैं। और जब वो सफल होते हैं तो देखिए यहाँ क्या होता है
लेकिन जहादार शाह को सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान ने 1713 ईस्वी में हत्या करके फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठा देने का काम किया। पुनः आप यहां देखेंगे कि फर्रुखसियर जो थे, यहाँ फर्रुखसियर के षड्यंत्र में, या जो उनके षड्यंत्र थे फर्रुखसियर के, इस षड्यंत्र से तंग आकर सैयद बंधुओं ने उनकी भी हत्या कर दी। इसके बाद आपको यह ज्ञात होगा कि सैयद बंधु जब मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया तो सैयद बंधु के रूप में, यानी सैयद बंधु ये दोनों ही अब्दुल्ला खां और साम्राज्य को प्रोत्साहित करके, यानी यहाँ पे आपको ज्ञात होगा फर्रुखसियर के षड्यंत्र से यहाँ तंग आकर सैयद बंधु ने उसकी भी जब हत्या कर दी, तो इस हत्या के बाद यहाँ सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया, और जब गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठे तो सैयद बंधुओं ने यहाँ बगावतों को दबाने के लिए और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने के लिए कई तरह के यहाँ प्रतिद्वंदिता थी या ऐसे जोरदार प्रयास किए, और जोरदार प्रयास में किंतु हम देख सकते हैं यहाँ कि कार्यों में इसलिए वो असफल रहे। ऐसे जो अपना कार्य करना चाहते थे उसमें सफलता का मूल यहाँ उद्देश्य यही रहा कि वे निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, झगड़ों के बीच में जो विवाद हुआ करता था, दरबार की षड्यंत्र की एक नियम बन गया था कि वो उस दरबार में षड्यंत्र एक कला बन गई थी और षड्यंत्र के माध्यम से ही दरबार चल रहा था। और प्रशासनिक क्षेत्र में यह निरंतर चलने वाले जो वैमनस्य की भावना थी, ऐसे वैमनस्य की भावना ने प्रशासन के संदर्भ में सभी स्तरों पर एक तरह से ठप कर दिया था। पुनः आपको यह जानकारियां मिलेगी कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति थी उसमें तेजी से गिरावट आने लगी, और जब राज्य की वित्तीय स्थिति में तेजी से गिरावट आने लगी, यहाँ गिरावट होने का कारण है कि जमींदारों तथा बगावती जो तत्व थे, जो हमारे देश के जमींदार थे या बगावती तत्व थे, ऐसे तत्वों ने भू राजस्व देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और यही भू राजस्व देने से इनकार करने का यहाँ कारण हुआ कि यहाँ अधिकारियों ने, खासकर आप देखेंगे कि अधिकारियों के परिणाम स्वरूप यहाँ जो आमदनी था वह आमदनी को गबन कर लिया जाता था, वह राजघराने तक नहीं पहुंच पाता था, राजशाही व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाता था। और इससे इजारा व्यवस्था जो हो, आप पहले चर्चा में सुन चुके हैं इजारा व्यवस्था के बारे में, कि इजारा व्यवस्था जो है कि प्रसार के कारण यहाँ केंद्रीय आय बिल्कुल कम हो गई थी। और जब केंद्रीय आय कम हो गई थी तो अधिकारियों और सैनिकों को यहाँ तनख्वाह देने की बात आती है, वह तनख्वाह देने में मुश्किल होने लगा था राजशाही व्यवस्था को, और सैनिक में अनुशासनहीनता फैल चुकी थी, और इस तरह से वे सैनिक भी विद्रोह करने लगे थे। तो आपको यह बात तो ज्ञात होनी चाहिए कि जिस राज्य की सैनिक व्यवस्था शाही नियंत्रण में नहीं हो, वहां का सैनिक व्यवस्था जब नियंत्रण में नहीं होगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह शासन व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है। क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि वो सैनिक व्यवस्था अपने हाथों में हो, सैनिक व्यवस्था अपने काबू में हो। क्योंकि सैनिक व्यवस्था जब राजाओं के काबू में नहीं होगा तो वह राज्य व्यवस्था बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि कमजोर राज्य व्यवस्था हो सकता है। क्योंकि किसी भी राजा के लिए यदि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण शासन करने की जो व्यवस्था होती है वो सेना ही होते हैं, और सेना यदि महत्वपूर्ण हिस्सों में, महत्वपूर्ण कार्यों में वह नियंत्रण नहीं कर सकती है, सेना ही बगावत करने लगती है, क्योंकि राजा का शक्ति तो सेना में ही निश्चित होता है। यदि अगर हम बातें करते हैं सैयद बंधुओं की, तो सैयद बंधुओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि जैसे सैयद बंधु जो है सामंतों से मेल मिलाप करते हुए, जो सामंतवादी व्यवस्था थी वैसे सामंतों से वे मेल मिलाप करते हुए क्या करते हैं कि एक तरह के मेल मिलाप की नीति अपना लेते हैं, और फिर भी उन्हें इस तरह की बातें, षड्यंत्र जो दिख रहा है वह षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। और खासकर यह व्यवस्था देखा जाता है कि निजाम उल मुल्क की बात जो हमने पहले भी कर रखा है कि निजाम उल मुल्क और आमीन खां के नेतृत्व में यहाँ एक तरह से सामंत एवं शक्तिशाली गुट उनके विरुद्ध में षड्यंत्र करने में सफल हो जाता है। और ये सामंत जो होते हैं सैयद बंधुओं के साथ, जो सैयद बंधु हैं, ऐसे सैयद बंधुओं की बढ़ती हुई शक्ति से बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं, और इतने भयभीत हो जाते हैं कि अनेक सामंत सैयद बंधुओं की जो
राजपूत तथा मराठा सरदारों के साथ दोस्ती करने की स्थिति होती है, वैसे दोस्ती करने के साथ साथ आपको यह ज्ञात होगा कि जब दोस्ती करने की स्थिति आती है तो दोस्ती एवं हिंदुओं के प्रति एक तरह से उदार की नीति अपनाने का काम करते हैं। इसके बाद उन्होंने घोषणा भी कर रखा है कि अगर सैयद बंधु मुगल निधि यानी मुगल विरोधी और इस्लाम विरोधी नीतियां अपना रहे हैं और इस प्रकार जब वे मुगल और इस्लाम विरोधी नीति अपना रहे हैं तो इस प्रकार उन्होंने धर्मान मुसलमान की जो क्षमता है, ऐसे मुसलमान सामंतों को सैयद बंधु यहाँ उनके खिलाफ में भड़काने की कोशिश की। और खासकर यहाँ हम देखेंगे कि सैयद बंधु विरोधी सामंतों को यहाँ बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन प्राप्त था और जिसका परिणाम यहाँ मिलेगा कि मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त अपने आप को करना चाहते थे। और 1720 ईस्वी की स्थिति को देखेंगे कि 1720 में हुसैन अली खां की जब हत्या कर दी जाती है तो हुसैन अली खां की हत्या हो जाने के साथ साथ यहाँ अब्दुल्ला खां से मुकाबला के संदर्भ में यहाँ मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मुकाबला का जो स्थिति होता है इस मुकाबला में आगरा के पास वो पराजित कर दिया गया है। और इस तरह साम्राज्य एवं राजनीति की जो व्यवस्था होती है उस राजनीति की व्यवस्था में राजनीतिक पर सैयद बंधु, यहाँ सैयद अहमद खान नहीं सैयद बंधु की बात हो रही है कि सैयद बंधु का जो आधिपत्य समाप्त हो जाता है, वैसे सैयद बंधु का आधिपत्य समाप्त हो जाने के बाद भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले के नाम से बिल्कुल जाने जाते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ मोहम्मद शाह का जो शासनकाल की व्यवस्था रहा है और मोहम्मद शाह के शासनकाल की व्यवस्था, इसके संदर्भ में हम कुछ बातें करेंगे। मोहम्मद शाह की अगर हम बातें करते हैं कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है तो इसमें हम देखेंगे यहाँ 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक की शासन व्यवस्था अपना निभाते हैं, शासन का कार्य करते हैं 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। और इस संदर्भ में आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य को बचाने की एक आखिरी यह मौका था। यह चाहते तो मुगल साम्राज्य को पतन होने के तरफ से यहाँ आगे लाने की स्थिति में बचा सकते थे, लेकिन उनके शासनकाल में लोगों के बीच जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि मुगलों की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। लोग मुगल से जो अपने मुगल की प्रतिष्ठा को समझ रहे थे, मुगल सेना के रूप में विशेष रूप से मुगल जो तोपखाने थे, मुगल तोपखानों की शक्ति को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आपको यह प्रश्न भी आता है कि सबसे पहले भारत में तोपों का प्रयोग किसने किया था, तो यह मुगल शक्ति का ही प्रयोग होता है, बाबर ने किया था। तो बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था, जो आपके कंपटीशन में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ वैसे तोप को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यद्यपि उत्तरी भारत के प्रशासन की हालत की बात करें कि उत्तरी भारत की जो प्रशासन की हालत थी वह बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी, लेकिन यह अभी तक नष्ट नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वो खराब हुई थी, नष्ट नहीं हुआ था। और मराठा सरदार अभी तक दक्षिणी भारत तक ही सीमित थे, क्योंकि वे दक्षिण भारत तक ही अपनी स्थिति को सीमित कर पाए थे। और राजपूत राजे जो भी थे, राजपूत राजे अभी भी मुगलों के प्रति बिल्कुल वफादार थे। और यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक जो होता है, वे अपने ऊपर आने वाले किसी भी तरह के जो खतरा होते हैं या किसी भी तरह के खतरे के प्रति वह जागरूक होकर सामंतशाही के समर्थन की स्थिति में ही जो स्थिति होती है वैसे बिगड़ने से रोकता था। लेकिन मोहम्मद शाह में यह एक तरह से दूरदर्शिता नहीं थी, वह आगे की बातों को समझ नहीं पा रहा था, वह बस तत्काल के कार्यों को कर रहा था। वह भ्रष्ट और नालायक चापलूस की तरह एक दुष्प्रभाव का शिकार बन गया, क्योंकि भ्रष्ट और जो चापलूस लोग होते थे उन लोगों के बीच में वो फंस के रह गया और अपने मंत्रियों के खिलाफ उसने साजिश करने लगा। तो जो अपने मंत्रियों के अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देगा, समझिए कि उसके खिलाफ भी तो साजिश शुरू हो जाएंगे। और उसका वजीर जो था निजामुल मुल्क शासन की शिथिलता और दरबारी षड्यंत्र से अंदर से बिल्कुल परेशान हो चुका था। और इतनी परेशानियां उसको थी कि जहां उसने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, उसका प्रस्थान साम्राज्य से अगर निष्ठा की बात करें कि निष्ठा और सद्गुण के पलायन का एक तरह से प्रतीक भी था। और मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहां से शुरू भी हो चुका था।
मुगल साम्राज्य में या मुगल साम्राज्य की जो बिखराव यहाँ प्रारंभ होते ही अनेक जो महाशक्ति थी या शक्तिशालियां एवं महत्वाकांक्षी सामंतों में, यहाँ जो भी महत्वाकांक्षी साम्राज्य था या सामंत थे, अर्ध स्वतंत्र रियासतें यहाँ कायम करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था। और दिल्ली के बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा यहाँ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जाहिर करने और खानदानी नवाबों का देश के प्रति या देश के अनेक भागों में उदय हुआ। और आज़ादी का यहाँ हम देखेंगे कि अगर ऐसे उदय होता है तो यहाँ पे बंगाल का, हैदराबाद का, अवध का, पंजाब का, ऐसे प्रत्येक जगह छोटे छोटे जो जमींदार हुआ करते थे, ऐसे जमींदार राजाओं तथा नवाबों के ने बगावत अपना जब शुरू कर दिया और आज़ादी का झंडा बुलंद कर दिया, तो यहाँ मराठा सरदार थे। मराठा सरदारों ने भी उत्तर के जो अर्ध स्वतंत्र राज्य थे उसे स्थापित करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। उन्होंने मालावा, गुजरात और बुंदेलखंड को रोधने का भी काम किया। और खासकर आपको यहाँ और भी बातें कई देखने के लिए मिलेगा कि 18वीं सदी के जब शुरुआत की बात की जाती है कि 18वीं सदी की जब शुरुआत होता है तो उसमें मुगल साम्राज्य का ढांचा बिल्कुल चरमराने की स्थिति में आ जाता है। और समय जैसे ही बीतते चला जाता है तो समय बीतने के साथ साथ उनके पतन की गति भी धीरे धीरे क्या होती है कि और तीव्र होती चली जाती है। केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता, प्रशासन की जो आर्थिक स्थिति का पर दुष्प्रभाव यहाँ खासकर पड़ेगा ही। और राजस्व में कमी जब आने लगी तो राजस्व में जब कमी आई तो यहाँ संचार के साधन जो है लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। उद्योग धंधे जो है, व्यापार है, कृषि के कार्य हैं, ऐसे जो स्वरूप हैं यह बिल्कुल क्षेत्रीय हो गया। और केंद्र जो है विरोधी शक्तियां यहाँ केंद्र पे हावी होने लगी और न्याय व्यवस्था बिगड़ना शुरू हो गया। व्यक्तिक रूप से हम बातें करें तो वहां सार्वजनिक नैतिकता एक प्रकार से समाप्त हो चुकी थी। और ऐसे सार्वजनिक नैतिकता समाप्त होने के साथ मुगल साम्राज्य जो था, इस मुगल साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े होने शुरू हो गए थे। और विदेशी आक्रमण एवं आंतरिक शत्रु जो थे, विदेश की एक आक्रमण हो रहा था, कई तरह की विदेशी शक्ति आक्रमण करने का प्रयास कर रही थी। और इसके बाद आंतरिक शत्रु भी वहां पे षड्यंत्र कर रहे थे। तो ऐसे षड्यंत्रों का शिकार यहाँ होकर यहाँ मुगल साम्राज्य जो था इसका ऐसे शत्रुओं का मुकाबला नहीं करके और क्या हुआ कि उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। फिर हम 1738 और 39 ईस्वी में देखेंगे कि नादिर शाह ने जब भारत पे आक्रमण किया तो भारत पे आक्रमण करने के संदर्भ में यहाँ मुगल साम्राज्य को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ गया। और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा यहाँ पे एक तरह से अपूर्णीय क्षति के रूप में पहुंची और मुगल साम्राज्य बिल्कुल यहाँ कमजोर, उसके कमजोरी जो स्थिति था, कमजोर पहलू थे मुगल साम्राज्य के, वह मराठा सरदार तथा विदेशी कंपनियों को पता लग गया कि मुगल साम्राज्य की कमजोरी क्या है, मुगल साम्राज्य कहाँ से डैमेज हो सकता है, कहाँ से वो प्रभावित किया जा सकता है। थोड़े समय के लिए यह केंद्रीय शक्तियां जो थी, वह केंद्रीय प्रशासन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका था। और इतना अस्त व्यस्त हो गया था कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो आक्रमण हुआ था, तो आक्रमण का मुगल साम्राज्य के अर्थव्यवस्था पर यहाँ बहुत बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो चुका था और देश की जो आर्थिक स्थिति थी वह बिल्कुल ही कमजोर हो गई थी। खासकर ये सामंत ऊंचे पदों पर और अधिक आमदनी वाले जो यहाँ पे ज्यादा आमदनी करने वाले जो जागीरें होती थी, ऐसे जागीरों के लिए आपस में संघर्ष करने लगे थे। और ऐसा ही संघर्ष का यहाँ परिणाम देखने के लिए मिलेगा कि काबुल और सिंध नदी के पश्चिम की बात अगर हम देखते हैं कि काबुल नदी के पश्चिम या सिंध के पश्चिम की बात अगर देखते हैं तो इस इलाकों को खोकर मुगल साम्राज्य ने एक बार पुनः उत्तर पश्चिम के आक्रमण से इस तरह से एक खतरा पैदा कर दिया। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम कहें महत्वपूर्ण पंक्ति एक तरह से समाप्त हो गई कि सुरक्षा की दृष्टि इसका समाप्त हो चुका था। और 1748 ईस्वी में ही मोहम्मद शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद बेईमान और सत्ता के जो भूखे सामंतों के बीच एक तरह से गृह युद्ध छिड़ जाता है। और यह गृह युद्ध इतना भयावह होता है कि उत्तर पश्चिम के असुरक्षित स्थिति के कारण अहमद शाह अब्दाली ने लगातार यहाँ पे आक्रमण से मुगल साम्राज्य जो था यहाँ विनाश की स्थिति पर तेजी से शुरू हो जाता है। और विनाश की प्रक्रिया यहाँ मुगल साम्राज्य की जब तेजी से शुरू होता है तो यहाँ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण तथा मुगल सम्राट के आत्मघाती एक आंतरिक संघर्ष के कारण 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी तक ही हम कहेंगे कि मुगल साम्राज्य
का अस्तित्व एक अखिल भारतीय साम्राज्य के दशा में यहाँ ऐसे साम्राज्य के रूप में समाप्त हो जाता है और मुगल सम्राट बिल्कुल वास्तविक शासन दिल्ली और आगरा के आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह जाता है और बाकी के क्षेत्र जो होते हैं मुगल सम्राट से बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि दिल्ली और आगरा तक ही मुगल सम्राट अपना शासन की व्यवस्था या शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल पाते हैं। पुनः हम वैसे भारत की बात करते हैं, वैसे भारत के अधिकांश भाग पर, और वह भी अपनी एक तरह से जो हम कहेंगे कि विधि सम्मत सत्ता का जो दावा करता था वही मुगल सम्राट और नियुक्तियों की पुष्टि करता था। मुगलों के जो वंशज हुआ करते थे ऐसे वंशज साम्राज्य के लिए संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते थे, लेकिन अब महत्वाकांक्षी दावेदार के स्थिति में जो महत्वाकांक्षा ज्यादा पाल रखे थे, महत्वाकांक्षी दावेदार की स्थिति में हथियाने की कोशिश करने लगे थे। 18वीं सदी में आप पाएंगे कि 18वीं सदी में उत्तराधिकारी युद्ध एक तरह से विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति इस प्रकार से बन चुकी थी कि यह गृह युद्ध जो था यहाँ हजारों लोगों की मृत्यु जब हुई और संपत्ति को भी बहुत ज्यादा क्षति उठाना पड़ गया, तो हजारों प्रशिक्षित सैनिक के रूप में आप यहाँ पाएंगे कि योग्य सेनापति और अधिकारी यहाँ मारे जा चुके थे और खासकर सामंत वर्ग जो यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थिति में मुगल साम्राज्य के आधारशिला थे वह संघर्ष में बिल्कुल उलझ चुके थे और अनेक अस्थायी जो शासक थे, वैसे अस्थायी शासकों की अगर हम बात करें तो कर्मचारियों ने केंद्रीय सरकार की अनिश्चित दशा एवं जो केंद्र सरकार की दशा अनिश्चित रूप से बनी हुई थी, तो वैसे अनिश्चित दशा एवं अराजकता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को यहाँ सुदृढ़ करके बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करने में सब के सब लगे हुए थे और सत्ता की स्थापना भी किए। और खासकर आप पाएंगे यहाँ कि इसके बदले में अपने को वे भी पैतृक मानने लगे थे और इन कारणों से मुगल साम्राज्य जो था एक सुदृढ़ रूप से, या अगर हम कहें कि सुसंबद्ध ढंग से मुगल सम्राट की स्थिति जो थी यहाँ इकाई नहीं रह गई और खासकर यह विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार बन गया। पुनः आप यहाँ देखेंगे कि जब यह विदेशी आक्रमणकारियों का भी शिकार बन गया, गृह के घर के अंदर के दुश्मन इस पे षड्यंत्र अपना फैलाए हुए थे, तो ऐसे व्यवस्थाओं का वह शिकार बन गया मुगल साम्राज्य। तो यहाँ हम देखेंगे इसके लिए वे भी जो हम यहाँ कहेंगे कि मुगल साम्राज्य की जो स्थिति थी, वैसे मुगल साम्राज्य के संदर्भ में यहाँ जो अधिकारी हुआ करते थे, ऐसे अधिकारियों की स्थिति अगर हम देखेंगे कि जिन्होंने मुगल साम्राज्य की एकता को अपने निजी राज्यों की स्थापना करके भंग कर दिया था और खासकर उत्तरकालीन भारत जो सामंतों की पतन, निजी स्वतंत्र यहाँ निजी रूप से और यहाँ निजी के साथ साथ वह हम देखेंगे कि निजी के साथ यहाँ अदूरदर्शिता की स्थिति उत्तर मुगलकालीन चरित्रहीन के कारण नहीं, बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं कि लोकहित की भावना के अभाव तथा जो लोकहित की भावना थी उसके अभाव, और भी देखेंगे अदूरदर्शिता के कारण हुआ था। यही कमजोरियां मराठा सरदारों के संदर्भ में भी पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि राजपूत राजाओं, जाटों, सिख, बुंदेलों और नव स्थापित जो स्वतंत्र राज्य थे वैसे सैनिकों के मौजूद वहाँ थी, लेकिन यहाँ पे यह देखने के लिए वहाँ मिला था कि इनकी कमजोरियों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा लाभ उठाने का काम किया। जो इनकी कमजोरियां थी ऐसे कमजोरियों का ईस्ट इंडिया कंपनी ने भरपूर लाभ उठाया और इतना लाभ उठाया कि हम यहाँ ये देखेंगे कि जो जागीरों की या यहाँ जागीरों के साथ साथ हम देखेंगे जागीरों की अल्पसंख्या, या हम देखेंगे विद्यमान जागीरों से प्राप्त आमदनी और ऐसे आमदनी में कटौती होने पर सामंतों के खर्च में वृद्धि होने से यहाँ सामंतों ने सिपाहियों के कोटे में कमी कर दी, और जब सिपाही के कोटे में कमी होने लगी तो साम्राज्य में सैनिक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई, क्योंकि जब शक्ति ही नहीं रहेगा तो साम्राज्य कैसे चलाया जा सकता है, क्योंकि सैनिकों की संख्या में कमी कर दी गई। और इस तरह से मुगल सेना इस समय एक तरह से अनुशासनहीनता की भावना से प्रभावित थी और वित्तीय साधन के रूप में यहाँ विशाल सेना रखना बिल्कुल असंभव था। और इसके बाद हम यहाँ चर्चा करेंगे कि पतन के कगार पर खड़ा मुगल साम्राज्य जो था यह अंग्रेजी खतरे की चुनौती का सामना भी नहीं कर सका। भारत में कई इस तरह से कोई भी देशी शक्ति मुगलों की वसीयत संभालने जो कि नहीं थी। जो मुगल अपना वसीयत रखे हुए थे उस वसीयत को संभालने के लिए भारत की कोई शक्ति ही कामयाब नहीं थी। और तो और आप देखेंगे जबकि देशी शक्तियां ही
ऐसे मुगल साम्राज्य को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी भी मानी जाती है, क्योंकि वह संभालने के लायक भी नहीं थी और उसे और बिगाड़ने का ये प्रयास कर रहे थे। जो छोटे छोटे शक्ति थे वैसे और खींचने का काम कर रहे थे। देशी शक्तियां कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकी जो विदेशी शक्तियों का सामना वे कर सकती थी। और खासकर आप पाएंगे कि देशी शक्तियों में वे वही कमजोरियां थी जो यहाँ मुगल साम्राज्य की विशेषताएं थी। मुगल साम्राज्य के अंदर जो विशेषताओं की बात की जाती है वह देशी शक्तियों में भी वही कमजोरियां उपलब्ध थी। और इसलिए भारतीय राज्य भी यहाँ यूरोपीय ढंग से या यूरोपीय लोगों की उच्च आर्थिक व्यवस्था और प्रौद्योगिकी की स्थिति में यहाँ सामना नहीं कर सके। मुगल साम्राज्य के अवशेष में या उसके अवशेष पर अनेक स्वतंत्र और अर्धस्वतंत्र राज्य यहाँ स्थापित किए जा चुके थे, लेकिन इसमें बंगाल की बात करें, अवध की बात करें, हैदराबाद की बात करें, मैसूर की बात करें और मराठा राज्य यहाँ प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इन्हीं राज्यों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर हम पाएंगे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत पर आधिपत्य कायम करने की अंग्रेजी शक्ति का विरोध किया, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो सत्ता था वैसे सत्ता अब नाम मात्र की ही रह गई थी। और इन राज्यों के शासकों ने, जो इन राज्य के शासक थे, इन राज्य के शासकों ने कानून और व्यवस्था की स्थापना की और आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से पहले के लायक यहाँ राज्य कायम किए हुए थे। लेकिन कोई भी राज्य बढ़ते हुए आर्थिक संकट पर, जो हमारे देश की आर्थिक संकट बढ़ रहा था, इस संकट पर काबू पाने में सफल नहीं हो सका। इन 9 स्थापित राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया, लेकिन अपने यहाँ औद्योगिक जो आय कहा जाता है कि औद्योगिक आय व्यापारी ढांचे के आधुनिकीकरण का कोई प्रयास किया ही नहीं। 18वीं सदी के ही अगर हम स्थिति में बात करते हैं कि भारत एक तरह से एक रूप संगठन का विकास हो सका और भारत का राजनीतिक ढांचा भी अस्थिर बना रहा। इस तरह से इसका मुख्य कारण यह रहा कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा 18वीं सदी में ही भारत में अनेक तरह के क्षेत्रीय राज्यों का विकास देखने के लिए मिलेगा कि अनेक क्षेत्रीय छोटे छोटे राज्य जो थे वे विकास किए, जिसमें बंगाल की बात करें, अवध की बात करें, मैसूर की बात करें, हैदराबाद की बात करें और आप ऐसे कई राज्यों की बात कर सकते हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क आसफ शाह ने जैसे 1724 ईस्वी में किया। यह याद रखने वाली बातें हैं कि निजामुल मुल्क आसफ शाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी जो यहाँ स्वतंत्रता की बात होती है कि स्वतंत्रता की घोषणा कभी भी खुलेआम नहीं किए, लेकिन उनमें एक तरह से व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना काम किए। कर्नाटक का नवाब भी लगभग स्वतंत्र हो चुका था। 1740 ईस्वी की स्थिति को देखेंगे कि कर्नाटक की स्थिति नवाबों के या नवाबी के लिए निरंतर संघर्षों के कारण यहाँ बढ़ती हुई कमजोरियों का लाभ उठाकर, यानी जो नवाब की बिगड़ी हुई स्थिति थी, यूरोपीय व्यापारियों को भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का एक तरह से मौका मिला और केंद्रीय सत्ता की जो बढ़ती हुई कमजोरी थी इसका लाभ उठाकर यहाँ मुर्शिद कुली खां का नाम आप जानेंगे कि मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर डाली। बंगाल के नवाब ने विदेशी व्यापारियों या विदेशी व्यापारी कंपनियों और उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा तथा अपने विशेषाधिकार का यहाँ दुरुपयोग नहीं करने दिया। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और नौकरों की अगर हम दशा को देखते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और नौकरों की दशा को यहाँ कानून का पालन करने के लिए और अन्य व्यापारिक जो कंपनियां थी बराबर यहाँ सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनी जो थी वहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के साथ साथ आप यहाँ पाएंगे कि कलकत्ता और जो चंदन नगर की बात है कि कलकत्ता और चंदन नगर के कारखानों को जो किलाबंदी करने की बात हो रही थी, तो वैसे किलाबंदी करने की इजाजत नहीं दी गई। और बंगाल की बात देखेंगे, बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब नाम मात्र, यहाँ जो बंगाल के नवाब थे वे नासमझ और लापरवाह बिल्कुल साबित हुए। और खासकर जो अगर हम बातें करते हैं कि समसामयिक यानी औपनिवेशिक शक्तियां थी, वैसे समसामयिक औपनिवेशिक शक्तियां यहाँ जो
नीतियों और विश्व की घटनाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ रहे और इतने अनभिज्ञ हुए कि समसामयिक विश्व की घटनाओं के बारे में उनका ज्ञान और यहाँ उससे संपर्क का अभाव उनके राज्य के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ खतरा साबित हुआ। और इतना खतरा साबित हुआ कि 1707 में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे कि कंपनी जो थी वह खासकर आपको यह ज्ञात होगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कि अपनी नीति अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का वे इस्तेमाल करने लगे थे और सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करके वे धमकी भी देने लगे थे। बंगाल के नवाब की स्थिति देखें, जैसे अलीवर्दी खां को छोड़कर अगर इस प्रवृत्ति को यहाँ कुचलने का प्रयास बिल्कुल किया गया। और खासकर ये विदेशी कंपनियां जो थी, विदेशी कंपनियां की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे और लेकिन उनका विश्वास था कि कोई भी अगर मात्र हम देखते हैं कि कोई भी मात्र व्यापारी कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। वे इस वास्तविकता को समग्र नहीं समझ पा रहे थे और खासकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ऐसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में यह मात्र व्यापारियों की कंपनी नहीं थी बल्कि उस समय के अगर हम कहें कि अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशक का एक प्रतिनिधि थी, तो इसमें किसी तरह का कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। बंगाल के नवाबों ने एक और भूल की जिसमें हम यह पाएंगे कि उनके भूल में उन्होंने शक्तिशाली सेना के संगठन की ओर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें भारी इसकी कीमत चुकाने की स्थिति आ गई। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा की, तब आप देखेंगे यहाँ कि कंपनी जो थी, कंपनी की विजय में शक्तिशाली सेना का जो अभाव था, अभाव का भी यहाँ योगदान पाया जा सकता है। बंगाल के नवाब ने अपने अधिकारियों के बीच बढ़ते हुए जो भ्रष्टाचार था, ऐसे भ्रष्टाचार को भी रोकने में बिल्कुल असफल रहे और भ्रष्टाचार का माहौल ऐसा था कि न्यायिक अधिकारी भी रिश्वत लेने में हिचकिचाते नहीं थे। जो भी न्याय के पद पे होते थे वह किसी तरह की रिश्वत लेने से नहीं हिचकिचाते थे। विदेशी कंपनियां थी, इस कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाकर इस तरह से सरकारी कानून कायदों एवं नीति की जड़ें खोद डालने में भरसक प्रयास किया। और आप देखेंगे कि अवध के जो नवाब थे, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क के नाम आपको चर्चा में मिलेगा, जिसमें 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया। उसने समय रहते यानी समय में अपने ही समय में जमींदारों ने बगावत कर दी और यहाँ बगावत करने के साथ उसने जमींदारों को अनुशासित किया और खासकर 1723 ईस्वी में उसने यहाँ नया राजस्व बंदोबस्त का प्रावधान भी लाने में सहयोग किया और उसने मराठा सरदारों के साथ मित्रता भी कायम की, जिसमें आपको यह ज्ञात होगा कि नवाबों की जो सरकार थी, ऐसे सरकार ने के अधीन लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप ही हम पाएंगे कि अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी, यहाँ एक तरह से विशिष्ट रूप से लखनवी संस्कृति विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हैदराबाद की स्थिति को समझें तो हैदराबाद के बाद दक्षिण के, जैसे हम दक्षिण के और भी दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मैसूर राज्य का एक उदय हम समझ सकते हैं कि मैसूर राज्य का उदय हुआ। उसका नेतृत्व हैदर अली कर रहा था और हैदर अली एक प्रभावशाली सेनापति और चालाक कूटनीतिज्ञ था, इसमें कोई शक नहीं है। उसने अंग्रेजों का विरोध भी किया। उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान भी अंग्रेजी सेना का बिल्कुल विरोध किया। उसने उस खतरे को शीघ्र ही पहचान लिया जो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत तथा अन्य जो स्थिति था अन्य भारतीय शक्तियों के लिए पैदा कर दिया था। वह उदीयमान अंग्रेजी जो सत्ता थी, ऐसे सत्ता के कट्टर दुश्मन के रूप में अपने आप को पाया। अंग्रेज भी टीपू सुल्तान को अपना खतरनाक दुश्मन मानते थे और जो जमूरियन थे, जमूरियन के अधीन कालीकट, चिराकल, कोचीन और त्रावणकोर जो जगह है, यहाँ त्रावणकोर राज्य को मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता भी प्राप्त हुई और उसमें दूरदर्शिता की बात करें, दृढ़ संकल्प की बात करें, साहस की बात करें, निर्भीकता की बात करें, का एक तरह से अपूर्व रूप से वो सामंजस्य था। उसने सामंतों को दबाया। सामंतों के साथ साथ आप पाएंगे कि क्विलोन और इलायादाम
पर नियंत्रण स्थापित भी किया, डचों को पराजित कर दिया और डचों को पराजित करने के बाद यहाँ केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता भी समाप्त कर दी। उसने यूरोपीय जो शक्तियां थी, अधिकारी थे, ऐसे अधिकारियों की सहायता से पश्चिमी नमूने जो भी थे, पश्चिमी नमूने के आधार पर एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करने में भी भूमिका निभाया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। उसने अपनी एक तरह से नई सेना का उपयोग अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए किया और शीघ्र ही आप पाएंगे कि त्रावणकोर राज्य थी, इसकी सीमाएं कन्याकुमारी से कोचीन तक विस्तृत रूप से फैल गई। और इसके साथ आप यहाँ और भी पाएंगे कि उसने सिंचाई की उचित व्यवस्था भी किया और सामंत के साधन जो होते थे उसको विकसित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया। और विदेशी शक्तियां जो थी, विदेशी व्यापार जो थे, विदेशी व्यापार को भी बढ़ाने का प्रयास किया। खासकर 18वीं सदी में जो मलयाली साहित्य में पुनर्जागरण का समय था, पुनर्जागरण का दौर आया, यह अंशतः केरल के जो राजा थे और सरदारों के कारण हुआ। तो साहित्य के महान संरक्षक भी थे। प्रमुख राजपूत राज्यों की बात अगर हम समझते हैं कि प्रमुख राजपूत राज्यों ने मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का लाभ उठाकर अपने को केंद्रीय शक्ति से मुक्त कर लिया। और जब केंद्रीय शक्ति से वो अपने आप को मुक्त हो गए, साथ ही उन्होंने मुगल साम्राज्य के शेष भागों में अपना प्रभाव बढ़ाया। 18वीं सदी में आमेर की बात देखें कि आमेर का जो सवाई जयसिंह एक महत्वपूर्ण राजपूत शासक था, उसने जयपुर शहर की स्थापना की और उसे किला के उसने ऐसे कला एवं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। और जयपुर का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से या वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और नियमित योजना अनुसार भी करने का उसने भरपूर प्रयास किया। जयसिंह जो थे, जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री भी थे, वह खगोल विज्ञान के बढ़िया ज्ञाता थे। इसके साथ उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और इसके साथ मथुरा में आधुनिक उपकरण से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाएं बनाने का प्रयास भी किए। और उसने जो भी सारणी था, सारणी का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी जो जानकारियां थी, जिसमें आप देखेंगे खगोल शास्त्र संबंधी जो जानकारियां पर्यवेक्षण में सहायता भी मिली। और उसी ने यूक्लिड की जो रेखा गणित था, रेखा गणित के तत्वों का अनुवाद संस्कृत भाषा में भी करवाया। और जो आज विद्यार्थी पढ़ते हैं यूक्लिड का रेखा गणित, और इस तरह से उसने त्रिकोणमिति के अनेक जो कृतियां थी, ऐसे कृतियों एवं लघु गणकों को बनाने तथा इनके इस्तेमाल संबंधी नेपियर की रचना का संस्कृत भाषा में भी अनुवाद करवाया। मुगल सत्ता के विरुद्ध जाट जाति के लोगों ने विद्रोह भी किया था। यहाँ भरतपुर के जो जाट राजा थे या जाट राज्य था, उसकी स्थापना जो चूड़ामन और यहाँ चूड़ामन के साथ बदन सिंह थे उन्होंने ही किया था, अर्थात चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। जाट सत्ता जो थे, यहाँ सूरजमाल की बात करेंगे। सूरजमाल के समय में यहाँ अपनी उच्चतम गारिमा में पहुंच चुका था। मोहम्मद खां बंगस के ऐसे जो बंगस थे ने फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। और ऐसे अधिकार कायम कर लिया था कि इसी प्रकार के जो यहाँ अली मोहम्मद खां जो थे, यहाँ रुहेलखंड नामक राज्य भी कायम कर लिया। सिख जो थे, भारत के सिख, तो सिख एक लड़ाकू समुदाय में ही बदलने का यहाँ काम गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ कर दिया। और जब गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाकू समुदाय में बदलने का काम किया, लेकिन गुरु यहाँ गोविंद सिंह थे, उनके नेतृत्व में एक सिख एक सामाजिक और फौजी शक्ति बन गए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथों में चला गया। और जब बंदा बहादुर के हाथों में चला गया तो उसने मुगलों के खिलाफ 8 वर्षों तक संघर्ष किया। लगातार 8 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद लेकिन यहाँ 1715 ईस्वी में उसे पकड़ लिया गया और उसे कत्ल भी कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ बंदा बहादुर को कब कत्ल किया गया, तो 1715 ईस्वी में पकड़ के कत्ल भी कर दिया गया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पंजाब की जो स्थिति था, पंजाब में प्रशासनिक व्यवस्था के दशा जो थी, तो प्रशासनिक व्यवस्था और वहाँ ऐसी फैली थी, प्रशासन की जो यहाँ कुव्यवस्था थी इस तरह से फैल गई थी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि
से 1765 से लेकर और 1800 ईस्वी के बीच में पंजाब और जम्मू पर अधिकार कर लिया और सिख 12 मिसलों में एक तरह से संगठित थे और जिसमें मिसल समानता के सिद्धांत पर ही आधारित थे। और इसमें हम पाएंगे कि ये मिसलें जो थी एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सहयोग भी करती थी और ये मिसलें जब एक दूसरे को पूरी तरह से सहयोग करती थी, भले वो 12 मिसलों में बटे हुए थे, किसी मिसल के मामलों पर विचार करने और मिसल के प्रधान तथा अन्य अधिकारी जो होते थे, अधिकारियों के चुनाव में सभी सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस मिसलों का प्रजातांत्रिक चरित्र यहाँ लुप्त हो गया और शक्तिशाली यहाँ प्रधानों ने उन पर अपना दबदबा कायम भी रखा। खासकर भ्रातृत्व की भावना का खतरा भी एकता की स्थिति में देखेंगे कि एकता की जो दशा थी, यहाँ एकता भी समाप्त हो गई और एकता जब समाप्त हो गई तो मिसलों के यहाँ प्रधान जो थे निरंतर अपने संघर्ष में उलझते रहे और उन्होंने अपने को स्वतंत्र सरदार घोषित भी कर दिया। 18वीं सदी में ही हम देखेंगे कि उस समय उस गति से जो आर्थिक स्थिति था, 18वीं सदी की आर्थिक स्थिति और सामाजिक यहाँ सांस्कृतिक जो प्रगति नहीं कर सका, उसे धराशायी होने में बचा भी नहीं पाया। राज्य की बढ़ती हुई जो राजस्व थी, मांगे थी, राजस्व के साथ मांगों की बात हो रही है कि यहाँ अधिकारियों के अत्याचार, सामंतों, लगान के जो ठेकेदार होते थे, जमींदार की धन लिप्सा एवं लूट खसोट की जो बातें होती है, प्रतिद्वंदी की बातें होती है, सेनाओं के आक्रमण प्रत्याक्रमण तथा देश में फिरने वाले अनगिनत से दुस्साहसिकों की लूटपाट में यहाँ जनजीवन का अत्यंत दयनीय स्थान बन गया। और तो और यहाँ आप पाएंगे कि एक और विलास से लिप्त धनी और शक्तिशाली लोग यहाँ सामंत थे, तो दूसरी ओर पिछड़े, उत्पीड़ित तथा दरिद्र किसान थे जो किसी तरह से किसी भी स्थिति में और भौगोलिक विषमताओं, देश की जो विशालता थी, इस विशालता या इस तरह से हम कहें कि आवागमन एवं संचार के साधन जो हुआ करते थे, आवागमन और संचार के साधन के माध्यम से यहाँ प्राचीनता से के अतीत में भारतीय एवं सामाजिक एकता का भाव देखने के लिए मिलता है और सांस्कृतिक जो एकरूपता होती है एवं राजनीतिक प्रभुता को भी यहाँ भारत के लिए या भारत को विभाजित करने में या इसके अवरोध दलों, समाज और इसके जातियों के संदर्भ में हम पाएंगे कि इसके समाज में, इसके जाति में इस तरह की कई धारणाएं, कई भावनाएं यहाँ सामने वे ग्रामों को प्रभावित नहीं कर सकी। और खासकर आपको यहाँ और भी बातें समझ में आएगी कि जाति और हम ग्राम की बात करते हैं कि ग्राम के एकीकरण की जो जाति और ग्राम के एकीकरण का अटूट विरोध यहाँ करती थी, तो वह अटूट विरोध करती रही और जाति एक सामाजिक धार्मिक संस्था थी और ऐसे सामाजिक धार्मिक संस्था, लेकिन इसका एक तरह से हम कहेंगे कि यह इसका आर्थिक महत्व भी था और ऐसे आर्थिक महत्व में समाज यदि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भिन्न रूप से जुड़ी हुई जातियों का अगर यह समूह था, तो यहाँ राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से वह उन गांवों का एक तरह से पुंज भी था जो उनके अधिकारों की या उनके आर्थिक जो प्रदेश थी, प्रादेशिक इकाइयाँ थी, ऐसे प्रादेशिक इकाइयों की और इसके साथ साथ राजनीतिक सत्ता और धर्म के जो यहाँ राजनीतिक सत्ता के रूप में और धर्म के जो केंद्र थे, भारतीय ग्राम ही सामाजिक या समाज की सक्रियता का प्रमुख केंद्र बिंदु बन चुका था। खासकर मुसलमानों की बात करें कि यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों में एकता और चेतना का अभाव देखने के लिए मिला है कि यहाँ दोनों में चेतना का अभाव था। मुसलमान वर्ग यहाँ उपवर्ग और हिंदू जातियाँ जो थी उपजातियों में और कबीलों में विभाजित थे। मुगल साम्राज्य जिन कारणों से अपनी अखंडता को बिल्कुल रक्षित नहीं कर सके, वे रक्षा नहीं करने में असफल रहे, उन्हीं कारणों से अगर हम बात करते हैं कि कबीलों की सफलता के वे आधार भी थे। मराठों ने जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा सकते थे, गलत विदेश नीति का अनुकरण भी किया और खासकर अपने व्यवहार में जो जाट थे, जाटों को, राजपूतों को और बुंदेलों को अपना शत्रु भी बना लिया था और खेतीहरों का शोषण करने में और उसे दमन करने में अपना रोल अदा कर रहे थे। मराठा सरदार की ऐसे जो फेल्योर था, असफलता था, उन्होंने विदेशियों के लिए भारत के विस्तार का मार्ग प्रशस्त भी कर दिया। अपार वैभव की बात देखेंगे, संपन्न देवीप्रिया मान की स्थिति देखेंगे। ऐसे संस्कृति वाला भारत 18वीं सदी में अपना ताकत
हो चुका था और वह मुगल साम्राज्य जो थे, मुगल साम्राज्य के नाम मात्र के प्रमुख, जो मुगल साम्राज्य नाम मात्र के प्रभुत्व के नीचे गांवों, जातियों, उपजातियों, कबीलों एवं तालुकों का एक मध्ययुगीन जड़ पिंड मात्र एक देखने के लिए रह गया था। अर्थात यह अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था और भारत की जो आय, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, ऐसे आप जानते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है। तो भारत उस समय भी कृषि प्रधान देश था, तो यहाँ कृषि की प्रधानता थी। उसकी कार्य प्रणाली जो होता था भारत का, वह अत्यंत पुरानी थी। उसका संगठित संकुचित था और इस तरह से संगठन जब संकुचित था तथा उसका लक्ष्य गुजारे के लायक और ऐसे चीजों का उत्पादन करना ही था जिसमें 18वीं सदी के दौरान भारतीय कृषि तकनीक की बात करें, यह बिल्कुल पिछड़ी हुई अवस्था में थी, क्योंकि उस समय बदलते हुए परिवेश में अपने आप को वह संतुलित नहीं कर पाया था। कृषि व्यवस्था वो पुरानी धारे पे चल रही थी और यद्यपि उनके उत्पादन पर भी, अगर समाज का बात करें कि उत्पादन पर भी समाज का अन्य वर्ग निर्भर करता था, तथापि उसका जो अपना उत्पादन होता था कि अपना परितोषित अत्यंत अपर्याप्त था। राज्य जमींदारों, जागीरदारों तथा लगान के ठेकेदारों ने उसके अधिकतम लाभ जो था उगाने की कोशिश किया था और भारत के जो उद्योग धंधे थे छोटे पैमाने पर चलता था और उसका उद्देश्य अमीर जो होते थे, सामंत होते थे, सामंतों के लिए विलास की चीजें तैयार करने एवं हम देखेंगे यहाँ स्थानीय जो बाजार हैं, ऐसे स्थानीय बाजार की मामूली जरूरतों को पूरा करना था। इसमें पूंजी का योगदान नहीं मात्र के बराबर था, अर्थात नगण्य ही था। इसके विपरीत ही अगर हम बात करते हैं, इसके विपरीत यहाँ यूरोप समुद्र से पार करके यहाँ बाजारों का विकास कर रहा था, वो अमेरिका से सोना, चांदी, खजाना ला रहा था और भारत में लाकर उसको बेच रहा था, जिससे उद्योग धंधे और वाणिज्य की जो बात हो रही है कि वाणिज्य व्यवसाय को नवजीवन प्राप्त हुआ। तेजी से यहाँ बढ़ती हुई जो स्थिति थी, बढ़ती हुई पूंजी के दबाव से यहाँ विशेषज्ञता का विकास हो रहा था और व्यापारी तथा बैंकर, भूस्वामी जो भी थे, कुलीन वर्ग पर छाए जा रहे थे। और इस तरह से आप पाएंगे कि जो क्रांतिकारी वैज्ञानिक आंदोलन करके यूरोप में जैसे आंदोलन करके यहाँ यूरोप को नई चीज़ों और ऐसे नए चीज़ों के आविष्कारों को उकसा रहा था और भारतीयों की बुद्धि को भी प्रभावित नहीं कर सका। यूरोप जिन सशक्त भावनाओं से अनुप्रमाणित होकर यहाँ अराजक यानी इस तरह के जो भावनाएं थी, वह भारत उन भावनाओं को से अछूता जब नहीं रहा तो यूरोप के जो हम देखेंगे, यूरोप के बजाय यहाँ भारत के जो परलोक की बात सोचते थे, कृषि में जो गतिरोध होता था, अवनति की बात हो रही थी, यहाँ अवनति और उद्योग हानि में ही पहुंची। और खासकर यद्यपि भारतीय वस्तुएं जो थी वह उच्च कोटि के भारतीय वस्तुएं उच्च कोटि की होती थी और समकालीन मापदंड भी यहाँ विकसित होती थी। और इस आधार पर भारतीय उद्योग एवं प्रौद्योगिकीकरण की बात करें में यहाँ वैज्ञानिक रूप से कोई परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण करने का प्रयास नहीं किया गया। और इसका परिणाम यहाँ संचार साधन की कठिनाइयों और गांव की स्थिति को देखेंगे। गांव में स्वावलंबी होने का भारत में के व्यापार पर विपरीत प्रभाव यहाँ पड़ते हुए नजर आया और भूमि जो यहाँ की स्थिति थी, भूमि राजस्व और धन का स्रोत मानी जाती थी, जहाँ इसलिए शासकों ने समुद्र व्यापारियों जल सेना की उपेक्षा भी करने का प्रयास किया। और इस तरह आप पाएंगे कि जो उत्पादन व्यवस्था था भारत का, या उत्पादन व्यवस्था में नवीन परिवर्तन के प्रति नए नए तरह के परिवर्तन हुए। और ऐसे परिवर्तन में व्यापारियों की जो तटस्थता की नीति थी, वैसे तटस्थता की नीति का यही मुख्य कारण था कि उत्पादन की जो मौजूदा प्रणाली थी या बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति नहीं कर सकती थी। वैसे यूरोपीय व्यापारियों की गतिविधियां इस प्रकार की थी कि वाणिज्यिक क्षेत्र थे, वाणिज्यिक क्षेत्रों पर कुछ प्रभाव पड़ा और कंपनियों, जो भारतीय कंपनी थी, ऐसी कंपनियों की पूंजी के निवेश में स्थानीय व्यापारी और मध्य लोग जो थे, यहाँ मध्य लोग के स्थानीय व्यापारियों के साथ और मध्य व्यापारी यानी मध्यस्थ लोग धनी हो चुके थे। और विदेशों में यहाँ भारतीय माल की मांग बढ़ने से भारतीय व्यापारी भी विदेशी व्यापार में दिलचस्पी प्रदर्शित करने लगे थे और यह प्रवृत्ति यूरोपीय व्यापारियों के लिए खतरे का संकेत भी था। फिर आप देखेंगे कि खतरे का संकेत था क्योंकि भारतीय व्यापारी कम मुनाफे पर भी व्यापार करने के लिए तैयार थे।
भारतीय व्यापारियों की जो प्रतिक्रिया थी, यह प्रतिक्रिया यूरोपीय कंपनियों के प्रति अलग अलग प्रकार की होती थी। बंगाल में यूरोपीय कंपनियां जो भी थी, यूरोपीय कंपनियों को संदेह और ईर्ष्या की नजर से देखा जाता था। सूरत में इनके लाल सागर यानी रेड सी की बात अगर हम समझें, से व्यापार का विरोध किया गया और अंग्रेजों ने सूरत के निवासी से वस्त्र बेचना बंद कर दिया। आज जब सूरत के निवासी से अंग्रेजों ने वस्त्र बेचना बंद कर दिया, चूंकि भारतीय व्यापारी वर्ग और औद्योगिक वर्ग धनी थे, वे भारत के सभी क्षेत्र में फैले हुए थे और उनका आर्थिक क्षेत्र पर भी प्रभाव था, तथापि उनकी जो राजनीतिक शक्ति थी वह नहीं के बराबर ही थी। सरकार निरंकुश तथा सामंती विचार रखती थी। ऐसे शक्तिशाली मध्यम वर्ग का अभाव था जो सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले सके। और सच तो यह था कि जो भारतीय जनता थी, भारतीय जनता निर्जीव, निरुत्साही और चापलूस हो चुकी थी। और इनके चापलूसी का कारण, क्योंकि आज की स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि भारत में यह गुण काफी मौजूद देखने के लिए मिलता है कि चापलूसी की पद्धति आज भी यहाँ समाज में घोर व्याप्त रूप से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोग काम से ज्यादा चापलूसी करना पसंद करते हैं। उस समय, उस दौरान भी यह स्थिति था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे देश की जो मुगल साम्राज्य की व्यवस्था थी, मुगल राज्य प्रणाली थी, वह प्रणाली समाप्त सी हो गई और धीरे धीरे यहाँ अंग्रेजी शक्तियाँ जो थी अपने आप पे या इस देश पे अपना शक्ति स्थापित करते हुए इस देश के स्वामी ही बन गए और हम लोग उनके अधीनस्थ रहकर हम लोग उनके अधीनस्थ कहलाने लगे, अर्थात उनके गुलाम कहलाने लगे। वे हम लोग के सामंत हो गए और सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पे वे हम लोगों के देश पे शासन करने लगे और उनके शासन व्यवस्था जो थी इस प्रकार से हुई कि हम लोग उनके अधीन गुलामी की आदी हो गए, क्योंकि हम लोग चापलूस जो थे। हमारे देश की कुछ विचारधाराएं जो ऊंचे ओहदे पे थी वे चापलूस की प्रक्रिया अपना रही थी। तो आज का सीरीज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद और सबको गुड